चलिए भाई, एक बार फिर सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और मैं हूं अमन शर्मा, और आज की क्लास में हम वर्ब के बारे में डिस्कशन करेंगे। और वर्ब की ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, और वर्ब क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, वो सारी बेसिक्स बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए स्टूडेंट, क्लास नंबर 3 रहेगी, और ये क्लास नंबर 3 रहेगी स्टूडेंट आपकी वर्ब की। एक बार लिख लेते हैं भाई। चलिए, हो गया सब। अच्छा, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का भाई फर्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट लेक्चर में हमें डिस्कस किया था स्टूडेंट की कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या रहती है, सेम रहती है। डू यू नो? और इनसे रिलेटेड हमें कुछ वर्ब्स भी डिस्कस की थी कि जो स्पिल वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म स्पिल्ट होती है और थर्ड फॉर्म स्पिल्ट रहती है, लेकिन एक स्प्लिट वर्ब होती है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म स्प्लिट ही रहती है। दोनों के मीनिंग के बीच में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और देन अब इसके बाद कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, पहले मैं 2-4 क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, और देन उसके बाद इन क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है। तो आज की क्लास का भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़े आराम से पढ़ेंगे। द मैन behaved strange in the party. सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, द आइडिया sounded strangely to us. चलिए भाई, एक बार इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बताने। आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, और एक बार इन सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा, और कोशिश करने के बाद मुझे एक बार आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट की द मैन बिहेव स्ट्रेंज इन द पार्टी, द आइडिया साउंडेड स्ट्रेंजली टू अस। क्या हो गया? एक बार इन क्वेश्चन के आंसर बताना भाई। पहला क्वेश्चन देखो, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर एक वर्ब यूज कर रखी है बिहेव्ड, और सेकंड क्वेश्चन में हमें वर्ब यूज कर रखी है स्टूडेंट साउंडेड। अब कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएगा कि बिहेव कैसी वर्ब होती है? आप बोलोगे सर बिहेव होती है हमारी एक्शन वर्ब। कैसी वर्ब होती है स्टूडेंट? बिहेव होती है स्टूडेंट एक्शन वर्ब। और इस एक्शन वर्ब का जो परफॉर्मर, जो डूअर है, वो कौन है? मैन है। द मैन बिहेव्ड, कि मैन ने बिहेव किया। हाउ, कैसे बिहेव किया? स्ट्रेंज। तो अगर हमें इस वर्ब के बाद हाउ का रिप्लाई चाहिए, तो इसके बाद जो वर्ड लिखा जाएगा स्टूडेंट, वो वर्ड एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा? एडवर्ब होगा। और ये छोटी सी बात आप सबको पहले पता भी होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि एक्शन वर्ब के बाद हमेशा ही क्या लिखने पड़ते हैं? एडवर्ब लिखने पड़ते हैं, ना कि एडजेक्टिव। और जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता ही होगा कि इस सेंटेंस में जो स्ट्रेंज लिखा हुआ है, नहीं स्ट्रेंज, तो स्ट्रेंज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव। ये वर्ड किसका होता है? एडजेक्टिव का वर्ड होता है। ठीक है, लेकिन हमें यहां पर चाहिए क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब स्ट्रेंज होता है, स्ट्रेंजली होता है? तो यहां पर हम लिखेंगे स्ट्रेंजली। तो पहले सेंटेंस में यह समझ में आया कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब लिखी होगी एक्शन, तो एक्शन वर्ब के बाद हम कभी भी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। और एडवर्ब क्या होता है भाई? स्ट्रेंजली होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर एक वर्ब यूज कर रखी है स्टूडेंट, साउंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि साउंड कैसी वर्ब होती है? एक्शन वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है? कल ही डिस्कस किया था, लिंकिंग होती है। एक बार थोड़ा ध्यान से जो आपने कल डिस्कस किया था, जो चीजें एक बार जो रिवाइज करके अगर आए होगे, तो मुझे लग रहा है बता सकते हो कि साउंड कैसी वर्ब होती है? एक्शन होती है, लिंकिंग होती है, दोनों होती है?
क्लास अपलोड नहीं हुई थी यार, सर रिवाइज इसलिए नहीं हो पाया। अच्छा ये बात भी सही है बेटा। चलिए याद रखना कि जो साउंड और होती है नहीं, एक्शन और लिंकिंग दोनों होती है। कल मैंने वर्ब को अंडरलाइन नहीं करवाया था कि इनमें से कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो एक्शन भी होती है और लिंकिंग भी होती है, और इनमें से कुछ ऐसी वर्ब्स थी जो हमेशा एक ऐसी वर्ब होती है लिंकिंग। लेकिन जो साउंड वर्ब होती है ना, ये एक्शन भी होती है और लिंकिंग भी होती है। अगर ये एक्शन और लिंकिंग दोनों होती है, बस आप ये देख लो कि यहां पर जो साउंड वर्ब है, क्या इस वर्ब का डूअर ये सब्जेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। साउंड का मतलब होता है टू प्रोड्यूस साउंड, तो क्या कभी भी आइडिया साउंड प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता प्रोड्यूस। तो ये एक्शन वर्ब हुई, लिंकिंग वर्ब हुई, बोलिए लिंकिंग हुई। अगर ये लिंकिंग वर्ब हुई तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। बहुत बढ़िया। आप बोल सर ऑब्जेक्ट नहीं, हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं स्टूडेंट? कॉम्प्लीमेंट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो वर्ड स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जो वर्ड स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। कॉम्प्लीमेंट वर्ड क्या क्या बन सकते हैं? याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट वर्ड स्टूडेंट नाउन भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट वर्ड स्टूडेंट प्रोनाउन भी हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट वर्ड स्टूडेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कॉम्प्लीमेंट वर्ड कौन कौन बन सकते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट वर्ड नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और एडजेक्टिव भी हो सकता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट वर्ड कभी भी एडवर्ब नहीं हो सकता। अब जैसे कि आप सेंटेंस में देख सकते हो कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेकंड सेंटेंस में स्ट्रेंजली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेंजली। और हमें पता है कॉम्प्लीमेंट वर्ड एडवर्ब नहीं, कॉम्प्लीमेंट वर्ड क्या बन सकता है? एडजेक्टिव बन सकता है। अगर एडजेक्टिव बन सकता है तो एडजेक्टिव स्ट्रेंजली होता है, स्ट्रेंज होता है? स्ट्रेंजली होता है, स्ट्रेंज होता है? स्ट्रेंज होता है। क्या समझ में आया? अब इन दोनों क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला? इन दोनों क्वेश्चन से हमें यह सीखने को मिला स्टूडेंट कि अगर सेंटेंस में वर्ब लिखी होगी एक्शन, तो एक्शन वर्ब के बाद आपने हमेशा यूज करना है एडवर्ब का। लेकिन अगर सेंटेंस में कभी भी वर्ब लिखी होगी लिंकिंग, तो लिंकिंग वर्ब के बाद आपने हमेशा यूज करना है एडजेक्टिव का। यहां तक बताओ भाई, बात समझ में आएगी नहीं? अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब लिखी होगी तो एक्शन वर्ब के बाद क्या लिखेंगे? एडवर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव। और क्या सीखने को मिला? हमें यह सीखने को मिला कि जब हम लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट वर्ड नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट वर्ड एडवर्ब नहीं हो सकता। तो हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? स्ट्रेंजली नहीं, हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? स्ट्रेंज लिखना पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं? चलिए 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए, अगर ये बात सबको आप समझ में आई होगी तो। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, द मैंगो स्मेल्ट स्वीटली। मोहन sang स्वीट। दो क्वेश्चन और आपके लिए लिखे, एक बार इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बताओ। द मैंगो स्मेल्ड स्वीटली, मोहन sang स्वीट। पहले मतलब थर्ड क्वेश्चन में क्या आना चाहिए? स्वीट आना चाहिए। क्या वजह है? नॉन एक्शन वर्ब। पहले एक बात और बताओ मुझे बेटा कि स्मेल कैसी वर्ब होती है? एक्शन होती है, लिंकिंग होती है, दोनों होती है? ये फिर गड़बड़ी करेगी। अब बोले सर क्लास अपलोड नहीं। जो स्मेल वर्ब होती है वो एक्शन भी होती है और लिंकिंग भी होती है। स्मेल का मतलब स्मेल करना भी होता है, स्मेल होना भी होता है, दोनों मतलब होते हैं। क्या याद रहेगा? स्मेल का मतलब स्मेल करना भी होता है और स्मेल होना भी होता है। मेरी बात समझ में आई? कल मैंने अगर जो वर्ब लिखवाई थी, एक बार उन वर्ब को थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने स्मेल वर्ब पे भी अंडरलाइन किया था कि स्मेल वर्ब एक्शन भी होती है और लिंकिंग भी होती है। याद रहेगा? स्मेल एक्शन भी होती है और लिंकिंग भी। तो स्मेल का मतलब स्मेल करना भी होता है, स्मेल होना भी होता है। इस क्वेश्चन में स्मेल करना है, होना है? स्मेल होना होता है। यहां पर इस सेंटेंस में जो स्मेल वर्ब यूज की गई स्टूडेंट, इस स्मेल वर्ब का डूअर मैंगो नहीं हो सकता। तो यहां पर स्मेल का मतलब स्मेल करना है, होना? होना। तो कैसे वर्ब होगी स्टूडेंट? लिंकिंग होगी। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं? बोलिए बोलिए।
जो हम पहले बेसिक में पढ़ चुके हैं नहीं, वो सारा सारा एप्लीकेशन अब जब हम आगे पढ़ रहे हैं नहीं कंसेप्ट्स, जो अब हम आगे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे वर्ब के, वो जो हम ऑलरेडी 2 ढाई 3 घंटे में जो बेसिक्स डिस्कस किया था वर्ब का, वो सारा सारा एप्लीकेशन उन कंसेप्ट्स पे होगा। तो एक बार बेसिक्स की क्लास जरूर देखिएगा भाई, बेसिक्स क्लियर होंगे तब आगे भाई सीधी सी बात है कंसेप्ट समझ में आएंगे, अन्यथा फिर कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि स्मेल, यहां पर स्मेल का मतलब स्मेल होना है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद हम लिखते हैं भाई कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखते हैं स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। और कॉम्प्लीमेंट वर्ड क्या क्या हो सकते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट वर्ड हो सकते हैं नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। लेकिन हमें यहां पर क्या लिखा है, स्वीटली लिखा है, लेकिन स्वीटली क्या है, एडवर्ब है। तो हमें एडवर्ब नहीं किसकी जरूरत है, एडजेक्टिव की। और एडजेक्टिव स्वीटली होता है, स्वीट होता है, तो यहां पर स्वीट लिखो। बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी फिर गलत हो जाएंगे पेपर में, बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर 3 आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का बताओ। अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, सैंग कैसी वर्ब होती है, एक्शन वर्ब होती है। और एक्शन वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब। बहुत बढ़िया, एक्शन वर्ब के बाद हमेशा ही एडवर्ब आते हैं। अगर एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब आते हैं तो यहां पर स्वीट लिखोगे, स्वीटली। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, स्वीटली। बात हजम हुई भाई सबको। तो क्या समझ में आया कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब लिखी होगी लिंकिंग, तो लिंकिंग वर्ब के बाद हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट होते भाई नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। लेकिन अगर सेंटेंस में वर्ब होगी एक्शन, तो एक्शन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, एडवर्ब आता है। क्या आता है, एडवर्ब आता है। 2 क्वेश्चन और, प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 देखना भाई। सेंस का यूज करना है, रूल्स काम नहीं आएंगे। मैं पहले बोल रहा हूं, बार बार बोला है, सेंस का ही यूज करना है, रूल्स काम नहीं आएंगे। प्लीज वॉक स्लो, प्लीज गो स्लो। पहले फिफ्थ सेंटेंस की बात करते हैं स्टूडेंट। फिफ्थ सेंटेंस में वो कैसी वर्ब होती है, वो कैसी वर्ब होती है, बहुत बढ़िया। आप बोलो सर वो तो एक्शन वर्ब होती है। और एक्शन वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, अगर एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब लिखते हैं तो यहां पर स्लो आना चाहिए, स्लोली आना चाहिए। क्या आना चाहिए, स्लोली। बात समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करो। रीड करने के बाद मुझे अब यहां पर बताओ कि गो कैसी वर्ब होती है, एक्शन होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, दोनों होती है, एक्शन वर्ब होती है। फिर ये डिस्कस करेंगे। गो जो वर्ब होती है एक्शन भी होती है और लिंकिंग भी होती है। और ये जो स्टेटमेंट लिखी है तुमने मल्टीपल टाइम सुना होगा। जब कभी भी रोड पे इंस्ट्रक्शन का काम चलता है नहीं, इंस्ट्रक्शन समझते हो, जब रोड जब टूट जाता है, फूट जाता है, वहां पर जब काम चलता है नहीं ठीक करने का, इंस्ट्रक्शंस का काम चलता है, तो आपने देखा होगा वहां पर ये बात वहां पर लिखी होती है, गो स्लो, प्लीज गो स्लो। वहां पर प्लीज गो स्लो नहीं लिखा होता, प्लीज गो स्लो ही लिखा होता है। एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, गो एक्शन वर्ब होती है, लिंकिंग होती है, दोनों होती है, दोनों होती है। और कल लिखवाए थे, यही ध्यान नहीं है आपको, बस जो मैंने इंपॉर्टेंट बात मैंने लिंकिंग वर्ब लिखवाई थी वो आपको याद नहीं है। तो ध्यान में रखना है कि जो गो वर्ब होती है ये एक्शन भी होती है और हाँ एक्शन होती है। एक मैं एक बात मैं आपसे पूछूंगा, 2 क्वेश्चन लिखूं आपके लिए, एक चलो मैं लिख ही देता हूँ, समझा ही देता हूँ, छोड़ो। मैं लगा आप समझ ही जाऊंगे, छोटी बात है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, दे वेंट, दे वेंट स्लोली। दे वेंट
दोनों सेंटेंस में कौन सा सही है? दोनों सही है, दोनों में से पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों गलत है। मैं लगा क्वेश्चन लिखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ी गई, तो एक बार मुझे ये बताइए, पहला सही है। एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगा, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर वेंट वर्ब के बाद क्या लिखा हो, एडवर्ब लिखा हो, तो उस केस में जो वेंट यानी एक्शन वर्ब होती है, हम उनकी एक्शन को डिस्क्राइब कर, हम यहां पर दे की एक्शन को रेफर करने लग रहे हैं। दे यहां पर सब्जेक्ट है, हम यहां पर इनके एक्शन को रेफर करने लगे कि दे वेंट, वो वहां पर गए। हाउ, कैसे गए? स्लोली, आराम आराम से गए। ठीक है, हम यहां पर इस सेंटेंस के थ्रू उनके एक्शंस को रेफर कर रहे हैं। लेकिन यहां पर कौन सी वर्ब है? वेंट है, और वेंट के बाद लिखा मैड, और मैड सबको पता है कि मैड वर्ड क्या, मैड वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है स्टूडेंट? एडजेक्टिव। मैड एडजेक्टिव का वर्ड होता है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम इन पर्सन की एक्शन को नहीं, हम इन पर्सन की स्टेट को रेफर करने लग रहे हैं। अगर स्टेट को रेफर करने लग रहे हैं तो वेंट यहां पर कैसी वर्ब होगी? एक्शन या लिंकिंग? लिंकिंग। हम कैसे डिसाइड करेंगे? उस वर्ब के बाद जो वर्ड लिखा होगा वो डिसाइड करेगा। अगर उस वर्ड के बाद लिखा गया वर्ड एडजेक्टिव है तो वहां पर वेंट हो गया लिंकिंग वर्ब। अगर वो एडवर्ब है तो वो वर्ब हो गया एक्शन वर्ब। मैं वही तो बोल रहा हूं, तो मैं मल्टीपल टाइम ये रोड पे लिखा मिलता है। यहां पर हम वर्ब के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, इनके दोनों मतलब होते हैं। तो गो जो वर्ब होते हैं इसके भी मतलब दो ही होते हैं। अगर गो वर्ब के बाद, अगर कभी एडजेक्टिव लिखा हो, देखो इस सेंटेंस को थ्रू आप क्या रेफर करने लग रहे हैं? उनकी एक्शन या उनकी स्टेट? एक बात बताओ, अगर कभी आपने ये इंस्ट्रक्शंस लिखा हो किसी बोर्ड पर कि प्लीज गो स्लो, वो चाहता है क्या? वो आपके एक्शंस को रेफर करना चाहता है, वो आपके स्टेट को रेफर करना चाहता है? स्टेट को रेफर करना चाहता है, एक्शन को नहीं। तो मैं वही तो बोल रहा हूं, समझदारी चाहिए है। तो वहां पर उस सेंटेंस के थ्रू आपकी स्टेट को रेफर करना चाह रहा है। अगर स्टेट को रेफर करना चाह रहा है तो इस सेंटेंस में आप गो कैसे वर्ब हो गई? एक्शन वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं भाई? कॉम्प्लीमेंट। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? इस सेंटेंस के थ्रू वो उस पर्सन की एक्शन को रेफर नहीं कर रहा, उनकी स्टेट को रेफर कर रहा भाई। कहने का मतलब ये है, तुम कितनी, मतलब आप कितनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम इस रोड को अगर आप कंप्लीटली क्या करोगे, यहां से वहां जाओगे, तो आपने अपने स्टेट को क्या रखना पड़ेगा? स्लो रखना पड़ेगा। वहां पर आपके एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो आपकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्लीज गो स्लो, प्लीज गो स्लो। वहां पर आपकी स्टेट को रेफर किया जा रहा है, एक्शन को नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वेंट के बाद स्लो लिखो तब भी सही है, और वेंट के बाद एडजेक्टिव लिखो तब भी सही है। एडजेक्टिव लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि उस सेंटेंस में हम एक्शन को नहीं, किसको रेफर कर रहे हैं? स्टेट को। अगर उस सेंटेंस में उस वर्ब के बाद अगर एडवर्ब लिखा हो तो हम समझ जाएंगे हम स्टेट को नहीं, हम किसको रेफर कर रहे हैं? एक्शन को। बात समझ में आई? क्लियर है? अगर उस वर्ब के बाद अगर हम एडजेक्टिव लिखेंगे तो स्टेट को शो कर रहे हैं, अगर एडवर्ब लिखेंगे तो एक्शन को शो कर रहे हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्लियर? चलिए दो क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन नंबर 7। They appeared cheerful there. क्या लिखती है? दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है? They appeared cheerful there. They worked cheerful there. थोड़ा सेंटेंस चेंज कर दूं अगर आपकी इच्छा हो तो भाई, थोड़ा सेंटेंस चेंज कर दूं? बस इतना रख लो सेंटेंस को, बाकी सेंटेंस को रहने दो। They appeared cheerful, they worked cheerful. एक बात बताओ भाई मुझे, अपीयर कैसी वर्ब होती है? एक्शन होती है, लिंकिंग होती है, दोनों होती है?
वर्क कैसा वर्ब होता है? एक्शन वर्ब होता है। बहुत बढ़िया। दे ने वर्क किया, हाउ कैसे वर्क किया? तो चेयरफुल आना चाहिए, चेयरफुली आना चाहिए, क्योंकि हमें एक्शन वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, और एडवर्ब चेयरफुल होता है, चेयरफुली होता है। बाकी डबल एल वाई लगा देना भाई इस पे, बाकी ठीक है जो भी है। एक या लाएगा वो एल वाई एडवर्ब के तौर पर होता है। देखो अगर मैं छोटी सी बात बताऊं नहीं आपको, एक एक्स्ट्रा भी ध्यान में रखना, बाकी कभी आगे जब एडवर्ब पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे कि अगर अगर हम नाउन में एल वाई को जोड़ देते हैं तो वो बनते हैं स्टूडेंट एडजेक्टिव। क्या बनते हैं? वो बनते हैं एडजेक्टिव। जैसे फ्रेंड क्या होता है? फ्रेंड नाउन होता है, और फ्रेंडली, मैं ये तो बता रहा हूं कि अगर हम नाउन में एल वाई को जोड़ देते तो वो क्या बन जाते हैं। जैसे गोस्ट क्या होता है? नाउन, गोस्टली एडजेक्टिव। माइजर, माइजरली, बात समझ। माइजर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। और कावर्ड क्या होता है? नाउन होता है, और कावर्डली, तो अगर हम कावर्डली एडजेक्टिव होता है, कावर्ड नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है कावर्ड बेटा। कावर्ड COWARD, कावर्ड कावर्डली एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव। मैं वही बता रहा हूं कि अगर हम नाउन में एल वाई जोड़ देते हैं तो वो एडजेक्टिव बनते हैं। बस मेरा समझाने का इतना ही था कि नाउन में एल वाई जोड़ दे तो क्या बनेगा, लेकिन अगर हम एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दे तो फिर वो बनता है एडवर्ब। जैसे चेयरफुल क्या था? एडजेक्टिव था, चेयरफुली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया नहीं। स्लो वर्ड क्या था? स्लोली क्या हो गया? क्लियर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और क्लियरली क्या हो जाता है? तो यहां पर हमें एडवर्ब चाहिए है, तो एडवर्ब हम यहां पर लिखेंगे चेयरफुली। ठीक है, ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। पहले हमने 8 कर लिया, पहले 7 पढ़ो। अब 8 होने के बाद दे अपीयर्ड चेयरफुल। अपीयर कैसी वर्ब होती है? एक्शन या लिंकिंग? अपीयर सिर्फ कैसी वर्ब होती है स्टूडेंट? ये सिर्फ लिंकिंग होती है। और लिंकिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट कौन होते हैं? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। और चेयरफुल ऑलरेडी क्या है? एडजेक्टिव है। तो आप इन सेंटेंस से क्या समझ में आया, पहले इतना बता दो। इन सेंटेंस में हमें सीखने को क्या मिला है? इन सेंटेंस में भाई हमें यह सीखने को मिला है कि एक्शन वर्ब के बाद आपने हमेशा लिखना है एडवर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा लिखना है एडजेक्टिव। नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, और कॉम्प्लीमेंट वर्ड नाउन प्रोनाउन भी होते हैं, और साथ में एडजेक्टिव भी होता है। लेकिन जो यहाँ पर मैटर चल रहा है बेटा, वो चल रहा है एडजेक्टिव और एडवर्ब का। कहाँ एडवर्ब यूज करो, कहाँ एडजेक्टिव। एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव। बात समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर बताना आपने। अब मैं जैसे समझाऊंगा, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसको करना भी ऐसे है, मतलब मीनिंग और ट्रांसलेशन नहीं करना है। जो आपको कभी भी टीचर मीनिंग और ट्रांसलेशन सिखाते हैं वो नहीं करना है। मीनिंग और ट्रांसलेशन करोगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आप 100% फंसोगे, क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, और फंसने वाला काम भी आपने देखा होगा। तो मीनिंग ट्रांसलेशन नहीं करना। जैसे मैं इन क्वेश्चनों को कर रहा हूँ, आपने उसी क्वेश्चनों को ऐसे करना है। आपने बस हैबिट डालनी है, आदत डालनी है इन क्वेश्चनों का, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करने की। ठीक है नहीं? अब एक क्वेश्चन का मैं 2-4 क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, एक बार उन क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन ये है, द मैन ले द गन डाउन एंड laid on the ground। ये भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके लिए, लाई द गन डाउन एंड lay on the
बैड। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए, he will go home and lay for a while. एक बार ईमानदार से इन क्वेश्चन को रीड कीजिए और ईमानदार से इन क्वेश्चन के बारे आंसर देने की कोशिश कीजिए। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल पड़े भाई, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। द मैन ले द गन डाउन एंड लेड ऑन द ग्राउंड, लाई द गन डाउन एंड ले ऑन द बेड, ही विल गो होम एंड ले फॉर ए वाइल। सेकंड में लाइन होगा। एक बार मैं क्वेश्चन को समझाऊं, अब फिर मैं 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, फिर आपने इन क्वेश्चन क्या बताने हैं आंसर, ठीक है। पहले मैं समझाऊंगा, पहले मेरा काम होगा फिर आपका होगा। चलिए भी स्टार्ट करते हैं अपना काम। जैसे कि स्टूडेंट एक वर्ब होती है, आपने कभी ना कभी पढ़ी भी होगी, और उसकी अपनी फर्स्ट फॉर्म होती है। और वो कौन सी वर्ब होती है स्टूडेंट? वो वर्ब होती है आपकी कौन सी बेटा? वो वर्ब होती है, एक होती है ले। कौन सी होती है? एक होती है ले और एक होती है लाई। एक ले होती है और एक लाई होती है। ये दोनों वर्ब की कैसी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। इसकी बेटा अपनी सेकंड फॉर्म भी होती है, इसकी बेटा अपनी थर्ड फॉर्म भी होती है, और इस वर्ब की अपनी कैसी फॉर्म होती है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। टेंस में पढ़ाया था नहीं वर्ब को कैसे पढ़ना है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। V1, V2, V3, V4 कोई नहीं पढ़ेगा ना, होता है। और हर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 होती है। डू की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है भाई? डू और डज होती है। आंसर की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है? आंसर और आंसर्स होती है। मानते हो? हैव की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है? हैज और हैव होती है। हर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है? 2। और वर्ब को जो पढ़ने का अल्टमाइज और सेंसिबल वे होता है, हमेशा से पढ़ा जाता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। V1, V2, V3 नहीं पढ़ा जाता। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं स्टूडेंट, अगर हम ले की बात करें स्टूडेंट, तो ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ले की कोई सेकंड फॉर्म बताएगा? ले की सेकंड फॉर्म होती है स्टूडेंट लेड। क्या होती है? थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? थर्ड फॉर्म भी लेड होती है। थर्ड फॉर्म भी। और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? लेइंग, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट लाई पे। लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लाई की सेकंड फॉर्म होती है ले। क्या होती है? ले। अगर थर्ड फॉर्म की बात करें स्टूडेंट, वो क्या होती है? लेन। क्या होती है? अगर हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की बात करें, वो क्या होती है स्टूडेंट? लाइंग। क्या होती है? लाइंग होती है। अब हम बात करते हैं इनके मीनिंग की। मीनिंग की बात करते हैं। कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएगा कि ले का मतलब क्या होता है? ले का मतलब होता है रखना, डालना, सेट करना, ये सब मतलब होते हैं लेके। और लाई का मतलब लेटना भी होता है। लाई का मतलब होता है टू। लाई का मतलब पता ना, अगर लेके मतलब होता है रखना, डालना, सेट करना, अगर ये सब मतलब होते हैं, तो लाई का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। यही गड़बड़ी हम करेंगे। लाई का मतलब झूठ बोलना नहीं होता। झूठ बोलना होता है, लेकिन वो ये वर्ब नहीं होती। हाँ, अभी डिस्कस। इसका मतलब झूठ बोलना नहीं होता। झूठ बोलना होता स्टूडेंट इस वर्ब का, लाई। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टूडेंट लाइड। क्या होती है? लाई, लाइड, लाइड और लाइंग। जो झूठ बोलना वो होती है स्टूडेंट, वो लाई, उसकी फॉर्म ये होती है लाई, लाइड और लाइड। इस लाई का मतलब होता है टू बी इन ए पोस्चर। टू बी इन ए पोस्चर का मतलब होता है पड़ा हुआ होना।
क्या होता है? पड़ा हुआ होना। उसका मतलब होता है रखना, डालना, सेट करना। कुल मिला के बात यह है कि उसमें कोई ना कोई डूअर होता है। अगर उस वर्ब में कोई ना कोई डूअर होता है तो याद रखना वो वर्ब तुम्हारी कैसी होती है स्टूडेंट? ये वर्ब होती है तुम्हारी ट्रांसिटिव। कैसी वर्ब होती है? ये ट्रांसिटिव होती है। उधर जगह नहीं भाई, मैं यहां लिख दिया। ये कैसी वर्ब होती है? ट्रांसिटिव। और जो लाइव वर्ब होती है इसका मतलब होता है टू बी इन ए पोस्चर, पड़ा हुआ होना। तो ये वर्ब क्या होती है? ये कौन सी वर्ब होती है? इंट्रांसिटिव। बाकी हमें पढ़नी है दोनों ही वर्ब है, लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा ध्यान में रख सकते हो। जो लाइव वर्ब होती है जिसका मतलब झूठ बोलना होता है, ये भी तुम्हारी कैसी वर्ब होती है? इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। कैसी वर्ब होती है स्टूडेंट? ये भी तुम्हारे इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है, ये सारी बातें हम ऑलरेडी बेसिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है नहीं, ये सारी बातें हम कहां डिस्कस कर चुके हैं? बेसिक्स में। अब आते हैं क्वेश्चंस में। देखो कैसे करना है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, मीनिंग ट्रांसलेशन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा वैसे क्वेश्चन आपने खुद ने करने हैं। ठीक है भाई, अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द मैन ले द गन डाउन एंड लेड ऑन द ग्राउंड। ठीक है भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम पढ़ रहे हैं कि द मैन ले द गन डाउन एंड लेड ऑन द ग्राउंड। बस इतना देखो, यहां पर स्टूडेंट ले लिखा हुआ है और ले के बाद क्या लिख रखा है? गन। तो अगर गन लिख रखा है तो गन यहां पर क्या है? बोलो, ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो हमें यहां पर कैसी वर्ब चाहिए? तो आप बोलोगे सर हमें यहां पर वर्ब चाहिए ट्रांसिटिव। क्या मेरी बात से सहमत हो? बोलो भाई। अब आते हैं लेड पे। इस लेड के बाद क्या लिख रखा है स्टूडेंट? ऑन। ऑन यहां पर क्या है भाई? प्रीपोजिशन है। और ये बात हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं जब से क्लास स्टार्ट हुई है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या लिखना पड़ता है? ऑब्जेक्ट। जब हम प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा किसके होते हैं? वो ऑब्जेक्ट हमेशा ही भाई किसके होते हैं? प्रेपोजिशन के। अगर इस ले के बाद प्रेपोजिशन लिखा है तो ये वर्ब क्या होनी चाहिए? ट्रांसिटिव होनी चाहिए, इंट्रांसिटिव होनी चाहिए? आप बोलो सर ये वर्ब होनी चाहिए इंट्रांसिटिव। क्या मेरी बात से सहमत हो यहां तक? पहला काम तो आपने ये करना है। दूसरा आपने काम क्या करना है कि जो लिखा गया सेंटेंस है आपको ये देखना है कि लिखा गया सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है, फ्यूचर का है। अब आपने दूसरा काम करना है। पहले काम ये करना है, अब दूसरा क्या काम करना है? बस ये देखना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है। अगर मैं आपसे पूछूं ये सेंटेंस प्रेजेंट का, पास्ट का, आप बताइए। पास्ट का है। अब देखिए अगर ले की बात करें स्टूडेंट, आपके माइंड में आएगा सर ले तो फर्स्ट फॉर्म भी होती है। अगर बेटा ले की बात करें तो ले हमारी फर्स्ट फॉर्म भी होती है और ले हमारी सेकंड फॉर्म भी होती है। जब ले फर्स्ट फॉर्म होती है तो एक कैसी वर्ब होती है? जब ले सेकंड फॉर्म होती है तो कैसी वर्ब होती है? अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता है कि यहां पर मैन लिखा हुआ है और मैन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है नहीं। अगर सिंगुलर है तो यहां पर ले नहीं, क्या लिखा होता? फिर लेज लिखा होता। अगर ये वर्ब की कैसी फॉर्म होती? फर्स्ट फॉर्म होती। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो यहां पर ले नहीं लेज लिखा होता इस मैन के कोडिंग। अगर लेज नहीं लिखा है तो वर्ब की कैसी फॉर्म बच गई भाई? सेकंड फॉर्म बच गई। तो कुल मिला के बात ये है कि यहां पर जो ले वर्ब यूज की गई है नहीं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, ये वर्ब की कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। और लेट तो सबको पता ही है ये वर्ब की कैसी फॉर्म है भाई? ये भी तुम्हारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहां तक बताओ भाई, मेरी बात समझ में आई? अब आते हैं भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म में हमें कैसी वर्ब चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म में हमें कैसी वर्ब चाहिए स्टूडेंट? ट्रांसिटिव। वर्ब की सेकंड फॉर्म में ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है? ले होती है, लेड होती है? बोलिए, लेड होती है। तो अगर लेड होती है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे स्टूडेंट? मीनिंग ट्रांसलेशन नहीं करना है। अब जैसे यहां पर हमें इंट्रांसिटिव वर्ब चाहिए, लेकिन किस फॉर्म में चाहिए है? सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म में इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है भाई? लेड होती है, ले होती है? पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार फिर बोल रहा हूं भाई, मीनिंग और ट्रांसलेशन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि लिखे गए सेंटेंस में कहां पर ट्रांसिटिव वर्ब की जरूरत है और कहां इंट्रांसिटिव की। उसके बाद ये देखना है कि लिखा गया सेंटेंस प्रेजेंट का है, मतलब लिखा गया सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा काम करना नहीं है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर भाई। अब सेकंड क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले एक बात बताओ भाई मुझे, क्या मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया है? आप बोलो सर बिल्कुल पढ़ाया है। सेंटेंस आपको बिल्कुल पढ़ा गया है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई लिखा गया सेंटेंस कैसा है, कोई बताएगा कि ये लिखा गया सेंटेंस कैसा है? अगर कभी भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो तो क्या उस प्रकार के सेंटेंस को मैं इंपेरेटिव सेंटेंस बोल सकता हूं?
बोलिए भाई। इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस। जब आप किसी को इंस्ट्रक्ट करते हो, ऑर्डर करते हो, मतलब एडवाइस करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, प्रेयर, डिमांड, विश जो भी करते हो, वो हमेशा तुम्हारा सेकंड पर्सन होता है, जो कभी भी सेंटेंस में लिखा और बोला नहीं जाता। इस बात को तुम ऐसे ही समझ लो, अगर कभी भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो, किससे हो भाई? वर्ब से, उसमें सब्जेक्ट ना लिखा हो, अगर कभी भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो, उसमें सब्जेक्ट ना लिखा हो, तो समझ जाना कि लिखा गया सेंटेंस कैसा है। आप बोलो सर लिखा गया सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव है। बोलिए भाई, लिखा गया सेंटेंस कैसा भाई अपना? आप बोलो सर लिखा गया सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव है। एक छोटी सी बात और पूछना चाहता हूं भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस है, लिखा गया सेंटेंस कैसा है? इंपेरेटिव है। अब आते हैं यहां पर, सेम काम करना है। अब इस लाई के बाद क्या लिखा? द गन लिखा है, तो द गन यहां पर क्या स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब क्या, ये वर्ब लिखी गई वर्ब कौन सी है भाई अपनी? ट्रांसिटिव है। आगे कहानी देखो भाई, इस ले के बाद क्या लिख रखा है? ऑन लिख रखा है। ऑन सबको पता है कि प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं वो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रीपोजिशन के होते हैं। तो यहां पर लिखी गई वर्ब क्या है? ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है? आप बोलो सर ये तो इंट्रांसिटिव है। कैसी वर्ब है? अब ये काम करना, एक बात और पूछना चाहता हूं, जब आप कभी भी सेंटेंस में इंपेरेटिव लिखते हो, या फिर अगर कभी भी सेंटेंस आपको होता है इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा भाई। तो वर्ब की कैसी फॉर्म होती है भाई? फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये भी वर्ब की कैसी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। और ये भी वर्ब की कैसी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अब आते हैं उस बात पर जो हमें अभी डिस्कस किया था। फर्स्ट फॉर्म में हमें ट्रांसिटिव वर्ब चाहिए है। फर्स्ट फॉर्म में ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है? ले होती है, लाई होती है? तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? लाई यूज करेंगे, ले यूज करेंगे? ले यूज करेंगे। कौन सी वर्ब यूज करेंगे स्टूडेंट? ले। फिर ऐसा हो गया भाई, थोड़ी जगह यहां पर भाई ले लिखा हुआ है। फर्स्ट फॉर्म में इंट्रांसिटिव वर्ब चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म में इंट्रांसिटिव वर्ब ले होती है, लाई होती है? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अगर यहां पर हम लिखेंगे लाई, तो क्या मेरी बात समझ में आई भाई? यहां तक बताओ, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप खुद करो भाई। अब एक बार थर्ड क्वेश्चन खुद कोशिश करो। ही विल गो होम एंड ले फॉर ए वाइल। अब थर्ड क्वेश्चन की अनबॉक्सिंग आप खुद करो, लाई आएगा कैसे? आप बोलो सर यहां पर ले वर्ब लिखा है, ले के बाद फोर लिखा है, तो फोर यहां पर क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, किसका ऑब्जेक्ट होता है? प्रीपोजिशन का। हाँ या ना? तो हमें यहाँ पर वर्ब ट्रांसिटिव चाहिए, इंट्रांसिटिव चाहिए है? इंट्रांसिटिव वर्ब चाहिए है। और इंट्रांसिटिव वर्ब तो चाहिए, लेकिन किस फॉर्म की चाहिए है? फर्स्ट फॉर्म की। क्या मेरी बात से सहमत हो भाई? फर्स्ट फॉर्म में इंट्रांसिटिव वर्ब चाहिए। फर्स्ट फॉर्म में इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है? लाई होती है, ले होती है? लाई। अब ये बात तो सबको समझ में आई होगी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं है। फर्स्ट फॉर्म क्यों? कोई रीजन बताएगा? क्योंकि भाई ले तो सेकंड फॉर्म भी होती है। अब कोई भी स्टूडेंट मुझे रीजन बताएगा यहाँ पर ले फर्स्ट फॉर्म क्यों है? ये फर्स्ट फॉर्म इसलिए भाई, यहां पर एंड क्या है? कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन है। यहां पर ही क्या है? सब्जेक्ट है। विल की बात कर लेते भाई, विल यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। गो की बात कर लेते स्टूडेंट, गो यहां पर मेन वर्ब है। एंड यहां पर कंजंक्शन है। एंड एक ऐसा कंजंक्शन होता है, या एंड एक ऐसा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है जो सेम रैंक सेम टाइप के स्ट्रक्चर को जोड़ता है। सेम रैंक सेम टाइप के स्ट्रक्चर को जोड़ता है। अगर यहां पर विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर जो विल वर्ब है स्टूडेंट, ये दोनों के लिए क्या हो गई? कॉमन हो गई। क्या हो गई? कॉमन। तो यहां पर भी मेन वर्ब है, और यहां पर भी कैसी वर्ब है भाई? मेन वर्ब है। और यहां पर मेन वर्ब की कैसी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी कैसी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी नहीं, क्योंकि दोनों के लिए जो विल है बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब कॉमन हो गया। क्योंकि एंड एक ऐसा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है जो सेम रैंक सेम टाइप के स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम करता है। तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा? कॉमन होगा। अगर दोनों का स्ट्रक्चर कॉमन होगा तो टेंस भी क्या होगा? टेंस भी कॉमन होगा नहीं। तो अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी कैसी फॉर्म हो गई? फर्स्ट। इसलिए अपन ले नहीं क्या लिखेंगे? लाई। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4। आगे लिखें क्या? चलो आगे लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं, चल काम ही चलाना है। क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन आपके लिए अगर लिखना, क्या निकल के आ रहे हो यहाँ से सोमवीर? क्या क्या निकल के आ रहे हैं भाई? साथ में ले जाना। चलिए भाई एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
द मैन, द मैन, ये मैन लिखा हुआ भाई, किसी को अजीब सा लगे। द मैन डैश इन द ट्रैप दैट डैश बाय द पुलिस। ये पुलिस है भाई, लास्ट में ये पुलिस लिखा हुआ है। मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ थोड़ा इसको, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ठीक है, और पहला ऑप्शन आपके लिए भाई, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए है। सोच समझ के आंसर बताना भाई। ले डोर वाजलिन, ये पहला ऑप्शन है भाई आपके लिए। सेकंड ऑप्शन है ले और वाजलिन। सी ऑप्शन है भाई आपके लिए। थर्ड ऑप्शन आपके लिए है, यहाँ लिख दे, थर्ड ऑप्शन आपके लिए है लेड और वाजलेड। ये क्वेश्चन आपके लिए है, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, थोड़ा समझदारी से। ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। अब ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, आपने इस ब्लैंक को फिल करना है और लिखे गए जो ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस का आपने यूज करना है और इन क्वेश्चंस का आपने आंसर बताना है। कौन सा होना चाहिए, ए और ओनली डी आएगा? चलिए, क्या लग रहा है बेटा आपको? हाँ हो सकते हैं, अगर आपको ये लग रही है हाँ सर ये भी सही है, तो आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम रीजन के साथ चीजें पढ़ रहे हैं, रूल्स के साथ नहीं। हम हर एक चीज को बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, ऐसे क्या वजह है, ये क्यों गलत है, वो क्यों सही है। कुछ समझ में आया? करें अनबॉक्सिंग स्टार्ट। सिर्फ डी वाला ही आएगा। डी के अलावा कोई ऑप्शन है? ए ऑप्शन होगा। चलिए भाई करो स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इस यहां पर हम वर्ब को फिल करेंगे और इस वर्ब के बाद इन लिखा हुआ है, इन यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन है। अगर प्रीपोजिशन है तो हमें यहां पर कैसी वर्ब चाहिए, ट्रांसिटिव है इंट्रांसिटिव? आप बोलोगे सर हमें यहां पर इंट्रांसिटिव वर्ब चाहिए है। क्या इंट्रांसिटिव वर्ब लेड होती है? ट्रांसिटिव होती है, लेकिन हमें वहां पर कैसी वर्ब चाहिए है, तो क्या सी ऑप्शन पहले बाहर नहीं जाएगा? बोलिए भाई। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से आपका ये काम बन गया कि सी बाहर हो गया। क्या आपको इतना पता चलेगा कि सर हमें वहां पर इंट्रांसिटिव वर्ब चाहिए, तो सी ऑप्शन बाहर हो गया। और छोड़ो, सी के अलावा ये तुम्हारा भाई साहब ए भी बाहर हो गया। किस इंफॉर्मेशन से? एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से 50% काम बन गया, 50 बच गया। तो इस बात की गारंटी है बेटा कि पहले में ले ही आएगा। अब आगे कहानी देखो। अब यहां पर लिखा हुआ है कि डैश बाय द पुलिस, डैश बाय द पुलिस। अगर बाय द पुलिस लिखा हुआ है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये लिखा गया सेंटेंस बाद में एक्टिव फॉर्म में होगा, पैसिव फॉर्म में होगा? पैसिव फॉर्म में होगा। पैसिव फॉर्म में भाई यहां पर लिखा वोजलिन और यहां पर लिखा वोजलेड, और दोनों वर्ब की कैसी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन बेसिक्स में पढ़ाया था नहीं, पैसिव सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब का ही बन सकता है, याद आया? इंट्रांसिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव है वहां पर यूज नहीं, लेकिन देखो उसका यहां यूज है। अगर वो बात आपको नहीं पढ़ाई जाती तो सभी स्टूडेंट को ये लगता है सर इसका वो भी तो आंसर हो सकता है। तो बेसिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई नहीं? क्योंकि ये बात आपको पढ़ाई गई थी कि लिंकिंग वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब के कभी भी पैसिव
अगर पैसिव नहीं बनते तो फिर क्या तुम्हारा बी ऑप्शन सही हो सकता है, बताइए आप। ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है? ट्रांसिटिव वर्ब ले होती है, लाई होती है? ले होती है। और ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो लिखती है पैसिव बनाने के लिए। क्या ये बात समझ में आई भाई सबको कि बी ऑप्शन क्यों गलत हुआ? क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब के क्या नहीं बनते? पैसिव नहीं बनते। ये बात हमें डिस्कस की थी, कल वाली क्लास में डिस्कस की थी। चलिए भाई बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर, क्वेश्चन नंबर 5। देयर वर मैनी बुक्स क्या लिख दिया मैंने? कुछ और लिखना चाहता था, पता नहीं क्या लिख दिया। देयर देयर आर laying many books on the table। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। देयर आर laying many books on the table। लाइंग आएगा। पहले मुझे बताओ कि सेंटेंस में हमें ट्रांसिटिव वर्ब की जरूरत है, इंट्रांसिटिव वर्ब की? उसके बाद हम डिसाइड बाद में करेंगे हमें यहां पर लाइंग आना चाहिए, लेइंग आनी चाहिए। ट्रांसिटिव वर्ब की जरूरत है। इस लेइंग के बाद, इस लेइंग के बाद जो मैंने बुक्स लिखा ये क्या है? ये इस वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है। यही गड़बड़ी हम करेंगे। एक पेपर में क्वेश्चन आया था, सेम ही क्वेश्चन आया था, मतलब वर्ब अलग थी लेकिन कंसेप्ट यही था। जो हमसे क्या हुई थी? गड़बड़ी हुई थी। गड़बड़ी क्या हुई थी मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन भी डिस्कस किया जाएगा भाई यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, मैं छोटी सी बात लिखता हूँ इस बात को समझाने के लिए। जैसे भाई मैंने लिखा यहाँ पर एक राजा था, एक राजा था। अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई एक राजा था को आप ट्रांसलेट करो हिंदी टू इंग्लिश, तो क्या हिंदी टू इंग्लिश ऐसे ट्रांसलेट हो सकता है कि एक का मतलब राजा का मतलब, बोलिए भाई, और था का मतलब? क्या ये सेंटेंस सही है? रीजन अगर आपसे पूछे, रीजन ये है सर क्योंकि वो जो होती है लिंकिंग वर्ब, जब ये मेन वर्ब होती है, और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या लिखने पड़ते हैं? कॉम्प्लीमेंट। अगर इसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट लिखा हो, नहीं इसके बाद क्या लिखा हो? कॉम्प्लीमेंट लिखा हो, तो ये सेंटेंस सही हो सकता है। जैसे वन किंग वाज ब्रेव, वन किंग वाज अफ्रेड, बोलिए सेंटेंस सही हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लेकिन एक राजा था, इस क्वेश्चन की हिंदी ये नहीं हो सकती। अगर एक राजा था, अगर आप इसको हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर हमें इस सेंटेंस को ऐसे लिखना पड़ेगा भाई। कैसे? ऐसे, देयर वॉज ए किंग। हाँ या ना भाई? देयर वॉज ए, बात समझ में आई? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो देर होता नहीं है कभी रियल सब्जेक्ट नहीं होता, याद रखना। बाकी इसको डमी बोलते हैं, डमी वगैरह कुछ होता नहीं है। देर जो होता है ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। कैसा सब्जेक्ट होता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर देर तुम्हारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है तो ये देर किसको इंट्रोड्यूस करने लग रहा है? ये देर इंट्रोड्यूस करने लग रहा है किंग को। तो यहां पर जो रियल सब्जेक्ट है नहीं, ये रियल सब्जेक्ट ये किंग है, देर नहीं है। देर सिर्फ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट सबने लगभग पढ़ा ही होगा। एक बात मुझे बताइए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी पड़ती है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखना पड़ता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी पड़ती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो वर्ब भी क्या लिखनी पड़ती है? सिंगुलर। अब जैसे एक किंग सिंगुलर है तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ा? बोझ। लेकिन तुम सामने वाले को यह बताना चाहते हो राजा एक नहीं राजा दो थे, तो फिर सेंटेंस को कैसे लिखना पड़ेगा? फिर सेंटेंस को कैसे लिखना पड़ेगा? देयर वर
टू, हाँ या ना भाई? तो अब यहां पर जो टू किंग्स लिखा नहीं है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है? क्या भाई ये? इसलिए हमें यहां पर क्या लिखना पड़ा? वर लिखना पड़ा। अगर ये बात समझ में आ गई, यहां पर जो मैंने बुक्स लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट। अब बात समझ में आई? यहां पर जो दे होता है स्टूडेंट, ये कभी भी रियल सब्जेक्ट नहीं होता, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। तो यहां पर जो रियल सब्जेक्ट है नहीं, वो रियल सब्जेक्ट यहां पर मैनी बुक्स है। अगर ये सब्जेक्ट है, क्या इस सेंटेंस में कोई इस वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है? क्या इस कंप्लीट सेंटेंस में क्या लेइंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, लेकिन वो लेइंग का नहीं है। वो किसका भाई? किसका ऑब्जेक्ट है भाई वो? हाँ है ना? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या लिखने पड़ते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, लेकिन प्रीपोजिशन का लिखा हुआ है। इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है? अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब क्या होनी चाहिए? ट्रांसटिव है इंट्रांसटिव? और इंट्रांसटिव वर्ब भाई लेइंग होती है लाइंग होती है? बात समझ में आई? देर कभी भी रियल सब्जेक्ट नहीं होता, देर सिर्फ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। देर के बाद जो वर्ब लिखी होती है, इस वर्ब के बाद जो वर्ड लिखा होता है वो होता है रियल सब्जेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं? वो रियल सब्जेक्ट होते हैं। सारी कहानी से समझ में आई? यहां तक बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? एक क्वेश्चन पूछता हूं, पेपर में आया हुआ है, लेकिन एसएससी में नहीं, लेकिन सीडीएस के पेपर में आया था। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीवियस ईयर होता है ना? सीडीएस में आए, सीजीएल में आए, सीपीओ में आए, किसी भी पेपर में आए। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, सेमी कंसेप्ट का क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बता दो। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए है, देयर हैज ऑलवेज बीन ये सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। आपके पास फोन होगा, नेट वेट पे जाके भी सर्च कर सकते हो। देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन बट देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स। एक बात बताओ भाई, एक छोटी सी बात बताओ, यहां पर रियल सब्जेक्ट कौन है? रियल सब्जेक्ट यहां पर भाई देयर है या फिर सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन है? सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट क्या भाई? सिंगुलर या प्लूरल? अगर सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या आई? सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन। फॉर्म्स नहीं है, सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन। सिंगुलर है वो, अनकाउंटेबल नाउन होता है। हाँ, देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल, यहां पर देयर रियल सब्जेक्ट तो नहीं है। रियल सब्जेक्ट कौन है भाई? कौन है? और स्कूल कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल? तो वर्ब भी क्या आएगी भाई? सम एक ऐसा डिटर्मिनर होता है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, पता है आपको? अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं 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 नहीं। जैसे मैंने यहां पर लिखा सम मनी, तो सम मनी कैसा नाउन हो गया, सिंगुलर या प्लूरल?
मनी अनकाउंटेबल हो गया, क्योंकि सम एक ऐसा डिटरमिनर होता है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल नाउन के साथ यूज करोगे तो फिर वो माना जाएगा प्लूरल, अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करोगे तो वो माना जाएगा सिंगुलर। हाँ, ये फॉर्म है, सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन। बात समझ में आया? आप एक बार ट्राई देख लेना, उस पर ये मिल ही जाएगा क्वेश्चन पेपर में। एजुकेशन भी तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, पता है? एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, पढ़ेंगे नाउन। एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, फूड है, फ्यूल है, फ्रूट है, लाइफ है, डेथ है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, मिसचीफ है, एक्सेस है, प्रोग्रेस है, पेपर है, स्टोन है, मार्बल है, अल्फ़ाबेट है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। बात समझ में आई? ये सारे अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये भाई एक सबको कंसेप्ट ये समझ में आया? ऐसा कोई विद्यार्थी अपनी क्लास में जो अपनी अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ में आई, लाइक कहाँ यूज़ करना, ले तो क्या समझ में आया? मीनिंग ट्रांसलेशन का प्रयोग नहीं करना है, करोगे तो फंसोगे, फंसोगे तो फिर नंबर कटेगा। तो जैसा समझाया जा रहा है, तो सीट हो या किसी का, आप किसी का बुक फॉलो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने वहां पर भी क्या करना है, ऐसे ही काम करना है। बात समझ में आई? ट्रांसलेशन, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, एक बार मैं बता रहा हूँ भाई, मीनिंग ट्रांसलेशन की करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम भाई फॉरेन में जाने के लिए नहीं पढ़ रहे, हमने कम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है, पास करने के लिए बस ये छोटी छोटी नॉलेज, ये छोटी छोटी बातों की ज़रूरत होती है। क्लियर है नहीं? ये ध्यान में रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं डिस्कस करूँगा, डिटेल में डिस्कस करूँगा इसको मैं। टाइम कितना भाई? हो जाएगा 1 घंटा अपने पास, हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन है, दे आर हैविंग, देखो मैंने सम यूज किया है, लेकिन सम के बाद मैं कंफ्यूजन यूज करूंगा। तो आप खुद ही बताइए, अगर मैंने सम के साथ कंफ्यूजन यूज किया तो सम कंफ्यूजन कैसा नाउन हो गया? सिंगुलर हो गया, क्योंकि सम ही एक ऐसा डिटरमिनर होता है जो दोनों नाउन के साथ आ सकता है, काउंटेबल के साथ भी और दोनों नाउन के साथ आता है। अगर सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन होगा तो हमें बॉय लिखना पड़ेगा, बॉयज, बॉयज लिखना पड़ेगा, सम बॉयज। लेकिन सम के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन लिखो तो उसकी तो कोई प्लूरल फॉर्म होती नहीं, उसकी तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म होती है। सम एडवाइस, सम इंफॉर्मेशन, सम मिसचीफ, तो हमको ऐसे यूज करना पड़ेगा, तो सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे वहां पर। दे आर हैविंग सम कंफ्यूजन। और एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम आपके लिए भाई, दे आर हैविंग सम डिस्कशन। अब एक बार इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बताना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं पहले बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायरेक्ट पेपर में बहुत बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। 2 क्वेश्चंस लिखे, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बताना भाई। दे आर हैविंग सम कंफ्यूजन, दे आर हैव सम डिस्कशन। सारी बातों को छोड़ो, सारी बातों को छोड़ो, एक बात बताओ भाई मुझे, इसमें हमने कौन सा टेंस यूज कर रखा है? तो आप बोलो सर इसमें हमने यूज कर रखा है कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, यहाँ पर हैवी लिख दिया क्या? यहाँ पर हैवी लिख दिया भाई, हैविंग लिखना है यहाँ पर। तो दोनों सेंटेंस में हमने कौन सा टेंस यूज कर रखा है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल फोकस के साथ सीखना, सारी बात से समझ में आएंगी। कहाँ से आ गया ढक्कन भाई हाथ में? अब एक छोटी सी बात बताओ भाई मुझे, एक छोटी सी बात, सिर्फ छोटी बात बतानी है भाई, कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कब लिखते हैं? या फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? आप बोलो सर कॉन्टिन्यूअस टेंस एक टाइम टेकिंग एक्शन होता है कि नहीं होता है? आप किसी भी काम को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काम करना क्या करते हो? स्टार्ट करते हो, करते हो नहीं करते हो? आप किसी भी काम को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट करते हो और एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस काम को खत्म भी करते हो। जैसे क्लास लेने वाला काम है, मैंने 9:30 बजे काम स्टार्ट किया और 11:30 बजे मेरा काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लेकिन अभी भी एक्शन किस में है? प्रोसेस में है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? आई एम टीचिंग वर्ब, क्योंकि अभी भी एक्शन क्या है? ये प्रोसेस में है, क्योंकि वर्ब पढ़ाना अभी भी प्रोसेस में है भाई। क्या मेरी बात से सहमत हो कि जो तुम्हारे कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं वो टाइम टेकिंग एक्शन होते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो खत्म होते हैं। लेकिन जिस समय उस एक्शन के बारे में बात करने लग रहे हैं, उस समय उस एक्शन की स्टेट क्या भाई? उस एक्शन की स्टेट इनकम्प्लीट है। कैसी स्टेट है भाई?
इनकम्प्लीट स्टेट है। इनकम्प्लीट का मतलब भाई यहाँ पर भी हो सकता है, वहां पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी हो सकता है, मतलब वहां पर नहीं पहुंचा जहां पर शो क्या होना है, कंप्लीट होना है। बात समझ में आएगी नहीं? तो जब हम कंप्लीशन की बात करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कंप्लीशन में टाइम टेकिंग एक्शन में, सॉरी, टाइम टेकिंग एक्शन में क्या ड्यूरेशन होता है? होता है कि नहीं होता? ड्यूरेशन होता है। आप उस काम को चाहे आधे घंटे तक करो, चाहे उस काम को 2 मिनट तक करो, या फिर 2 सेकंड तक करो, उनमें ड्यूरेशन तो है ही भाई। बोलो, 5 मिनट तक करो, 5 दिन तक करो, 5 घंटे मतलब 5 मंथ तक करो, 5 साल तक करो, तो उसमें ड्यूरेशन तो है ही। बात समझ में आई? अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। दे आर हैविंग सम कंफ्यूजन, दे आर हैविंग सम डिस्कशन। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्कशन करना कैसा एक्शन होता है, टाइम टेकिंग एक्शन होता है या स्टेट होता है? डिस्कशन करना एक टाइम टेकिंग एक्शन होता है, क्योंकि डिस्कस करने में 5 मिनट भी लिख सकते हैं, 10 मिनट भी लिख सकते हैं, 1 घंटा भी लिख सकता है। जैसे मैं वर्ब पढ़ा रहा हूँ, वर्ब को डिस्कस करते करते आप देख लो भाई कितना टाइम हो गया। तो डिस्कशन करना एक टाइम टेकिंग एक्शन होता है। तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं भाई, जो हैव वर्ब होती है, हैव वर्ब का कई बार कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता भी और हैव वर्ब का कई बार कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। पेपर में आता कई बार। जो हैव वर्ब होती है स्टूडेंट, इस वर्ब का कई बार कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता भी और इस वर्ब का कई बार कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं भी बनता है। कब कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है? जब इसके साथ जो लिखा गया एक्शन होता है वो अगर वो टाइम टेकिंग हो। जैसे डिस्कशन करना कैसा एक्शन होता है? टाइम टेकिंग होता है। अगर टाइम टेकिंग होता है तो क्या इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बनना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर फर्स्ट सेंटेंस को तुम पढ़ो, दे आर हैविंग सम कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होना कैसा एक्शन होता है भाई? टाइम टेकिंग एक्शन होता है या फिर स्टेट होता है? कंफ्यूजन होना एक स्टेट होती है। तो यहां पर जो लिखा गया सेंटेंस है स्टूडेंट, ये एक एक्शन है। सेकंड सेंटेंस बेटा एक एक्शन है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूं, ये सेंटेंस, ये एक्शन, ये स्टेट है, क्योंकि कंफ्यूजन होना एक स्टेट होती है। अगर स्टेट होती है तो क्या आप इस वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस बना सकते हो? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं। आपने सिर्फ यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? ओनली एंड ओनली क्या लिखना पड़ेगा? हैव। दे हैव सम कंफ्यूजन। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो हैव वर्ब होती है, उस हैव वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस बन भी सकता हो और नहीं भी बन सकता। अगर वो हैव वर्ब किसको रेफर करे बेटा? स्टेट को। किसको रेफर करे भाई? स्टेट को। तो फिर इस वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस मत बनाना। अगर यही है वर्ब स्टेट को नहीं, अगर ये एक्शन को रेफर करे तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना। बात करने का सेक्शन होता है, टाइम टेकिंग एक्शन होता है या स्टेट होता है? टाइम टेकिंग होता है। बात करने में कम से कम 5, 7, 10 मिनट लगते नहीं लगते? आप बताओ भाई। आप पर्टिकुलर पॉइंट पर नहाना स्टार्ट करते हो, पर्टिकुलर पॉइंट पर नहाना बंद भी करते हो, खत्म भी करते हो। नहाना एक टाइम टेकिंग एक्शन है। तो ये क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता, आई एम हैविंग ए बात? क्या सेंटेंस सही है या गलत है? मैंने बोला आई एम हैविंग ए बात, सेंटेंस सही या गलत? क्योंकि बात करना एक टाइम टेकिंग एक्शन होता है। अगर हैव वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करेगी तो हम हैव वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं आई एम हैविंग ए डाउट, आई एम हैविंग ए डाउट, डाउट होना क्या है? एक्शन है, स्टेट है? स्टेट है। तो आई एम हैविंग ए डाउट लिखना पड़ेगा, आई हैव ए डाउट लिखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो हैव वर्ब का हम कई बार कॉन्टिन्यूअस टेंस बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, लेकिन कब बना सकते हैं कब नहीं बना सकते ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां तक बताओ मामला सारा सही है? बढ़े आगे चलिए। अगर मेरी बात आपको समझ में आई तो आप करते क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस। मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी आर लाइकिंग दिस मूवी। ये मूवी लिखा भाई, और वी आर वॉचिंग दिस मूवी। बताइए, लाइक करना स्टेट है एक्शन है? स्टेट है। देखो भाई, लाइक करना एक मेंटल प्रोसीजर होता है। आप लाइक करना एक मेंटल प्रोसीजर होता है, एक्शन नहीं होता। आप किसी को पसंद करते हो या नहीं करते, एक मेंटल प्रोसीजर है। आप किसी शॉप पर गए जींस लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए, शादी वगैरह में जाना है, अपने दोस्त को साथ लेके चले गए भाई खरीदारी करने के लिए, है ना? तुम्हें वो जीन्स पसंद है,
तुम्हारे दोस्त को जीन्स पसंद नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अलग अलग पसंद होती है। तो पसंद करना नापसंद करना एक मेंटल प्रोसीजर होता है। ये कोई चीज आपको ब्यूटीफुल लग रही है लेकिन किसी को बदसूरत लग रही है। बात समझ में आएगी नहीं? लाइक करना डिसलाइक करना एक मेंटल प्रोसीजर होता है, एक्शन नहीं होता। अगर मेंटल प्रोसीजर होता है तो क्या आप इस वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस बना सकते हो? वी लाइक दिस मूवी। बात समझ में आई? वी आर वॉचिंग दिस मूवी। वॉच करना क्या होता है बेटा? स्टेट होता है, एक्शन होता है। लाइक करना डिसलाइक करना, हेट करना, एग्री होना डिसएग्री होना, ये सारी एक मेंटल स्टेट होती है। तो इन सारे सेंटेंस से आपको क्या सीखने को मिला? इन सभी सेंटेंस में ये सीखने को मिला कि भाई कुछ ऐसी वर्ब्स होती है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो हमेशा ही किसको रेफर करती है? स्टेट को। और उन वर्ब के कभी भी आपने कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनाने हैं। उन वर्ब के आपने कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनाने। ये बाकी एक टेंस का ही लगभग कंसेप्ट होता है। अगर कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनेगा तो क्या इन वर्ब का कभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा? नहीं भाई। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं बना तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा भाई। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी तुम्हारे कैसे एक्शन होते हैं? कंप्लीट या इनकम्प्लीट है? इन मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनेगा, चाहे परफेक्ट का हो चाहे सिंपल कॉन्टिन्यूस हो। मतलब ना तो कॉन्टिन्यूस बनेगा ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो। बात क्लियर है? तो कौन कौन सी वर्ब्स एक बार डिस्कस करते हैं। ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं तो एक बार मैं नोट करके लिख देता हूं भाई, और उनको मैं डिटेल में समझाऊंगा। जो मैं समझाऊंगा ना वो बात इंपॉर्टेंट रहेगी, जो मैं डिटेल में समझाऊंगा। वर्ब आपको भले याद हो लेकिन जो डिटेल में समझाया जाएगा वो बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं इस बात को नोट करके लिखता हूं भाई। द फॉलोइंग वर्ब्स तो आपके सामने कुछ वर्ब्स है, इन वर्ब्स का आपने कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं करना है। कौन कौन सी वर्ब्स है एक बार उन वर्ब्स को लिखते हैं। कहाँ गए? पानी पीने लगे क्या? चलिए आ जाएंगे। कौन कौन सी वर्ब लिखना स्टार्ट करें भाई? चलिए। लुक, सेम, बियर, हैव, possess on, think, believe, consider। कंटेन है, कंप्राइज और कंसिस्ट है। उसके बाद लिखना वे। वे के बाद लिखना भाई यहाँ पर सी, फील, स्मेल,
टेस्ट, सी है, फील है, स्मेल है, टेस्ट है, हियर, नोटिस, नो, वांट, लैक, नो है, वांट है, लैक है, लैक के बाद लिखना स्टूडेंट यहाँ पर मीन, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, लाइक डिसलाइक के बाद यहाँ पर लिखना है रिजेंबल, रिजेंबल के बाद नेक्स्ट वर्ब यहाँ पर लिखना अपने डिपेंड, अंडरस्टैंड, पर नहीं नहीं, परफेक्ट तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है बेटा, प्रेफर होता है, प्रेफर वर्ब होता है। तो डिपेंड है, अंडरस्टैंड है, उसके बाद यहां पर लिखना है फिट, सूट, प्रेफर होता है बेटा, प्रेफर के बाद यहां पर लिखना भाई एग्जिस्ट, होप, adore, love, hate, agree, hate होता है disagree, remember, forget, अब याद तुमने रखने हुए इन वर्ब्स को, और इनसे हैप्पी एडजेक्टिव होते हैं भाई, वर्ब की बात कर रहे हैं, यही वर्ब्स होते हैं, यही आपके पेपर में बार बार आते हैं, जितनी लिखवाई बस इतनी ध्यान में रखनी है, याद कैसे रखने है, अपने माइंड में स्टेबल कैसे रखना है, वो आपको बार बार लिखना पड़ेगा। कंसिस्ट के बाद कहां पर बेटा, हाँ वे का मतलब होता है बार होना, बार 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 मतलब वजन होना, वजन, वेट के लिए यूज करते हैं, नहीं नहीं वे है, ये वर्ब है, वेट होता है नाउन, वेट होता है नाउन, और वे होता है वर्ब, वेट होता है, वेट का मतलब होता है वजन, और वे का मतलब होता है वजन होना, होना है तो वर्ब हो गया, नहीं कराएंगे, सारे करवाएंगे, अभी अभी तो लिखे हैं, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं भाई, बिल्कुल डिटेल में, जो लिख दो डिटेल में चलेगा। चलिए भाई अब देखो, अब करते हैं काम स्टार्ट अपना, करें स्टार्ट। पहली वर्ब को पढ़ो भाई, लुक है, सीम है, अपीयर है, आपके सामने जो तीनों वर्ब्स लिखे हैं स्टूडेंट, इन तीनों वर्ब का मीनिंग सेम होता है, अलग अलग होता है, तीनों का मतलब सेम होता है, अलग अलग होता है। एक बात बताइए मुझे बेटा, लुक का मतलब क्या होता है, लुक का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, इधर आओ भाई, देखो अगर लुक का मतलब देखना होता है, एक छोटा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, तो एक बार बात को बस ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुन ले तो समझ लेना कि आपका कीमती समय सही जगह चला जाएगा, अगर ध्यान से सुन ले तो कीमती समय आपका सही जगह चला जाएगा। अगर ये लिखा सेंटेंस ही लुक्स हैप्पी, अब यहाँ पर लुक का मतलब देखना है या दिखना है, अब बताओ, लुक का मतलब देखना होता है, दिखना होता है, देखना होता है, तो आज के बाद याद रखना कि लुक का मतलब देखना नहीं होता, लुक का मतलब दिखना होता है, क्या होता है, दिखना होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, पूरी बात को, अगर लुक का मतलब दिखना होता है तो क्या इस वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस बन सकता है,
नहीं। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि लुक का मतलब होता है स्टूडेंट टू अपीयर। एक बार फिर मैं बता देता हूं, आपके सामने जो तीनों वर्ब लिखी नहीं, तीनों वर्ब का मतलब सेम होता है। ये अपीयरेंस को शो करने वाली वर्ब होती है। लुक है, सीम है, अपीयर है, ये हमेशा ही अपीयरेंस को शो करने वाली वर्ब होती है। और लुक का मतलब होता है टू अपीयर, इसका मतलब दिखना होता है। अगर जो तुम बोल रहे हो सर देखना, वो लुक का नहीं होता भाई, वो लुक एट का होता है। लुक का मतलब देखना नहीं होता, लुक एट का मतलब देखना होता है। आज के बाद याद रखना है, लुक का मतलब होता है टू अपीयर, ये अपीयरेंस शो करने वाली वर्ब होती है। तो लुक एट का मतलब देखना होता है। लुक एट का मतलब होता है स्टूडेंट टू सी। लुक एट का मतलब क्या होता है? टू सी। तो आप लुक एट का कॉन्टिन्यूअस टेंस बना सकते हो, लुक का कॉन्टिन्यूअस टेंस है नहीं बना सकते। क्या समझ में आया कि अगर सेंटेंस में लुक वर्ब होगी तो उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस है? बात समझ में आएगी नहीं आई? और लुक एट वर्ब लिखी होगी तो लुक एट का कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा, क्योंकि लुक एट का मतलब देखना होता है और लुक का मतलब दिखना होता है। बात क्लियर हुई भाई यहां पर? और जो आपके सामने जो पहले तीनों वर्ब्स लिखी गई हैं, ये तीनों वर्ब अपीयरेंस को शो करने वाले वर्ब है। और तीनों वर्ब का मतलब क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है भाई? सेम होता है। तीनों का मतलब ही दिखना होता है। अपीयर का मतलब भी दिखना होता है, सेम का मतलब भी दिखना होता है, और लुक का मतलब भी दिखना होता है। तो इन तीनों वर्ब का मतलब क्या होता है? दिखना। तो स्टेट को रेफर करने लग रही है, अगर स्टेट को रेफर करेगी तो क्या इन वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा? नहीं बनेगा। जो मैं डिटेल में बात बताऊंगा ना वो इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड लिखे मैंने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूं, जो मैं बात समझाऊंगा यहाँ पर बोर्ड पर वो इंपॉर्टेंट है, जो वर्ड लिखे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या समझ में आया कि लुक वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा, लुक एट का कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। और लुक, सीम, अपीयर, इन तीनों वर्ब का मतलब क्या होता है? सेम होता है। दूसरी बात हमें ये जानने को मिली। यहां तक सारा मामला क्लियर भाई? आगे हैव है, पजेस है, ओन है, ये बेटा आपकी पोजेशन की वर्ब होती है। ये जो मैंने वर्ब लिखी स्टूडेंट, ये आपकी पोजेशन की वर्ब होती है। हैव है, पजेस और ओन है। इस बात को ध्यान में रखना कि ऑन और पजेस वर्ब का तो कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, लेकिन हैव वर्ब का कभी ना कभी कॉन्टिन्यूअस टेंस बन सकता है। लेकिन कब बन सकता है ये बात मैंने यहां पर डिस्कस कर ली। बात समझ में आ गई नहीं? पजेस और ऑन वर्ब का तो कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा, लेकिन हैव वर्ब का कभी कभार कॉन्टिन्यूअस टेंस बन सकता है। यहां तक मामला सब क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे थिंक है, बिलीव है, कंसीडर है, क्या इन तीनों वर्ब का मतलब सेम होता है? थिंक, बिलीव, कंसीडर का मतलब सेम होता है? एक बात बताइए मुझे, व्हाट डू यू मीन ऑफ थिंक? थिंक का मतलब क्या होता है? थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना होता है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनो। ही इज थिंकिंग ही इज थिंकिंग हिमसेल्फ वाइज। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या वो अपने आप को वाइज सोच रहा है? नहीं भाई। थिंक का मतलब सोचना नहीं होता, मेरी बात ध्यान से सुनना। थिंक का मतलब होता है स्टूडेंट बिलीव करना। क्या करना होता है? बिलीव करना होता है। और आपके सामने जो मैंने तीनों वर्ब लिखी नहीं, तीनों वर्ब का मतलब भी सेम होता है। इन तीनों वर्ब का मतलब होता है बिलीव करना। अगर आपके माइंड में अगर सर अगर थिंक का मतलब सोचना नहीं होता तो सोचना किसका मीनिंग होता है? सोचना किसका मीनिंग होता है स्टूडेंट? थिंक अबाउट का। सोचना किसका मीनिंग होता है? थिंक अबाउट का होता है। अगर थिंक अबाउट का मतलब सोचना होता है तो इसका मतलब होता है बेटा टू पॉन्डर समथिंग। टू पॉन्डर समथिंग या समवन, पर किसी चीज या किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में सोचना, इसका मतलब होता है बेटा सोचना। तो क्या समझ में आए? अगर इसका मतलब सोचना होता है तो इस वर्ब का ही कॉन्टिन्यूअस टेंस बन सकता है, इस वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बन सकता। तो थिंक का मतलब होता है बेटा बिलीव करना, सोचना नहीं होता। थिंक अबाउट का मतलब सोचना होता है। डिस्कस होना बेटा नीचे। थिंक अबाउट का मतलब क्या होता है? सोचना। अगर थिंक अबाउट का मतलब सोचना होता है तो क्या आप थिंक वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस बना सकते हो? नहीं। तो ये लिखा गया सेंटेंस सही है गलत है? यहां पर थिंक्स लिखो, थिंक्स। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है तो फिर इस वर्ब का बनाइए। जैसे एक सेंटेंस डिस्कस करता हूं, बी सेंटेंस है।
व्हाट इज ही, क्या मैं आपके लिए क्वेश्चन बोल सकता हूं? जैसे मैं तुम पढ़ रहे हो और मैं समझा रहा हूं, क्या मैं आपके लिए क्वेश्चन बोल सकता हूं? व्हाट इज ही थिंकिंग अबाउट? क्या सेंटेंस सही है? क्या सेंटेंस सही है? क्योंकि बेटा थिंक अबाउट का क्या बन सकता है? कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि थिंक अबाउट का मतलब सोचना है। जो तुम उस सेंटेंस का मीनिंग समझ रहे थे वो इस सेंटेंस का मीनिंग बेटा ये बी सेंटेंस का मीनिंग है। इसका मतलब वही है कि व्हाट इज ही थिंकिंग अबाउट, वो क्या सोच रहा है अब, ये मैं आपके लिए बोल सकता हूं, क्या सोच रहे हो भाई अब? तो थिंक अबाउट का क्या बन सकता है? कॉन्टिन्यूस टेंस। थिंक वर्ब का कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बन सकता। यहां तक बताओ भाई, सारा मामला क्लियर? बोलो। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं। आई थिंक यू या ओनली थिंक यू? अभी तो बताया थिंक वर्ब का कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता। थिंक का मतलब बिलीव करना होता है, थिंक का मतलब सोचना नहीं होता। देखो मीनिंग भी लिख रखा मेरे साथ में, सोचना मीनिंग होता है थिंक अबाउट का। तो मैं वही तो बोल रहा हूं, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं नहीं वो हम गलत सोच रहे हैं। अभी हमें बता दें कि सर लुक का मतलब देखना होता है, नहीं भाई, लुक का मतलब देखना नहीं होता, लुक का मतलब अपीयर करना होता है। देखना मीनिंग किसका होता है? लुक एट का। आप लुक एट का कॉन्टिन्यूस टेंस बना सकते हो, आप थिंक अबाउट का कॉन्टिन्यूस टेंस बना सकते हो, लेकिन थिंक का कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बना सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और देखो, कुछ नया नया समझ में आ रहा है क्या? ये सारी बातें पेपर में आती चीजें, सारी सारी चीजें एग्जाम में जो समझाई जा रही है ये इंपॉर्टेंट है, वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक क्वेश्चन और देखो, व्हाट आर यू व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ अभी हमें डिस्कस किया बेटा कि थिंक अबाउट का आप कॉन्टिन्यूस टेंस बना सकते हो, क्योंकि थिंक अबाउट का मतलब होता है टू पोंडर समथिंग। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है पेपर में। अब जैसे मैंने बताया बेटा थिंक अबाउट का मतलब होता है टू पोंडर समथिंग, अब लेकिन एक बेटा वर्ब होती है थिंक ऑफ। क्या होती है? थिंक ऑफ। ये भी पेपर में आती है बेटा। थिंक ऑफ का मतलब क्या होता है? थिंक ऑफ का मतलब होता है टू हैव सम ओपिनियन। क्या मतलब होता है इसका? टू हैव सम, टू हैव सम, इसका मतलब होता है टू हैव सम ओपिनियंस। ये हमेशा ओपिनियंस को रेफर करती है। अगर ओपिनियंस को रेफर करेगी तो ओपिनियंस किसको रेफर करेंगे? एक्शन को या स्टेट को? स्टेट को। अगर स्टेट को रेफर करेंगे तो क्या थिंक ऑफ का कॉन्टिन्यूस टेंस बन सकता है? अगर थिंक ऑफ का कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बन सकता तो यहां पर जो आर यू थिंकिंग ऑफ लिखा है क्या ये सही है? तो क्या लिखना चाहिए? व्हाट डू यू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ, और लास्ट में क्या लगाओगे? तो ध्यान में रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है, मैं वही बात बताऊं जो पेपर में पूछी जाएगी। थिंक ऑफ का कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता भाई। थिंक ऑफ का मतलब होता है टू हैव सम ओपिनियंस, और ओपिनियंस एक पोजीशंस होता है, एक मेंटल स्टेट होती है, एक मेंटल प्रक्रिया होती है। हर इंसान का अपना अलग अलग ओपिनियन होता है हर एक चीज को लेके, एक मेंटल प्रोसीजर है। तो थिंक ऑफ का कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट, थिंक वर्ब का भी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनेगा, क्योंकि थिंक का मतलब क्या होता है? क्या करना? सोचना, बिलीव करना। बिलीव करना, इन तीनों वर्ब का मतलब सेम होता है। बात समझ में आई? थिंक ऑफ, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना है तो आप किसका बनाओगे? थिंक अबाउट का। थिंक अबाउट का मतलब सोचना होता है। यहां तक सारा मामला क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब कई बार बेटा बिलीव वर्ब से रिलेटेड कई बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड बेटा कई बार क्वेश्चन आते हैं
और कैसे क्वेश्चन आता है देखो मैं बताता हूं। मैं पहले बोल रहा हूं जो ये बात है सारी इंपॉर्टेंट है। अब बिलीव वर्ब से रिलेटेड देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, तीन क्वेश्चन। मैंने एक सेंटेंस लिखता हूं बेटा आपके लिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा ए, वी डोंट बिलीव। इससे रिलेटेड हमारे पेपर में प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं बिलीव वर्ब से रिलेटेड। मैं यही बता रहा हूं, वी डोंट बिलीव डैश दिस न्यूज, डैश दिस न्यूज। मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई बिल्कुल। सेकंड आपके लिए, वी डोंट बिलीव डैश दिस गवर्नमेंट, डैश दिस गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन लिखा, वी डोंट बिलीव डैश गुड। अब इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको इतना समझाऊंगा कि बिलीव के अपने मल्टीपल मतलब होते हैं। बिलीव के अपने मल्टीपल मतलब होते हैं। अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, बिल्कुल ध्यान से। जो बिलीव वर्ब होती है स्टूडेंट, इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो बिलीव वर्ब होती है, बिलीव का मतलब होता है टू कंसिडर समथिंग ट्रूथ। एक तो इसका मतलब ये होता है भाई किसी बात को सच मान लेना। एक तो इसका मतलब ये होता है भाई किसी बात को क्या मान लेना, सच मान लेना। किसका मतलब, बिलीव का मतलब। एक बिलीव का मतलब होता है स्टूडेंट टू सपोर्ट, क्या करना भाई, क्या करना, सपोर्ट करना। और एक बिलीव का मतलब क्या होता है, एक बिलीव का मतलब होता है स्टूडेंट टू फेथ। टू फेथ का मतलब भरोसा होना। तो याद रखना स्टूडेंट, बिलीव के 3 मतलब होते हैं। कंसिडर, टू कंसिडर समथिंग ट्रूथ, किसी बात को सच मान लेना। एक इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, एक इसका मतलब होता है फेथ करना। पहले सेंटेंस में बिलीव का मतलब क्या है, बस इतना बताओ। यहां पर बिलीव का मतलब क्या है, सपोर्ट करना है, फेथ करना है, टू कंसिडर समथिंग ट्रूथ, किसी बात को सच मान लेना है। ट्रूथ, किसी बात को सच मान लेना। कि वी डोंट बिलीव डैश दिस न्यूज, कि हम इस न्यूज पे सच नहीं मानेंगे भाई, बिलीव नहीं करेंगे, है ना। तो यहां पर बिलीव का मतलब है टू कंसिडर समथिंग ट्रूथ। अगर इसका मतलब बिलीव का मतलब, अगर बिलीव का मतलब हो स्टूडेंट टू कंसिडर समथिंग ट्रूथ, इसका मतलब क्या हो, टू कंसिडर समथिंग ट्रूथ हो, क्या हो भाई, टू कंसिडर समथिंग ट्रूथ हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब जैसे यहां पर आपने क्या फील करना है, यहां पर फील करना स्टूडेंट प्रेपोजिशन। क्या फील करना है, उस केस में भाई ये कैसी वर्ब होती है, उस केस में वर्ब होती है ट्रांसिटिव। अगर बिलीव का मतलब हो टू कंसीडर समथिंग ट्रूथ, किसी बात को सच मान लेना, तो याद रखना उस केस में अपने बिलीव के साथ कोई भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। मेरी बात समझ में आई। अब यहां पर आते हैं, वी डोंट बिलीव डैश दिस गवर्नमेंट। अब यहां पर क्या करना है, सपोर्ट करना है। क्या करना है, सपोर्ट करना है। अगर यहां पर बिलीव का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, क्या करना हो गया, सपोर्ट करना हो गया। मैं यहां लिख देता हूं भाई, क्या करना हो गया, सपोर्ट करना हो गया। और यहां पर बिलीव का मतलब बताइए भाई, यहां पर बिलीव का मतलब क्या है, टू फेथ। अब एक बात ध्यान में रखना है, और हमने यहां पर क्या फील करना है, क्या फील करना स्टूडेंट, प्रीपोजिशन। अगर कभी भी बिलीव का मतलब हो सपोर्ट करना है, बिलीव का मतलब फेथ करना, तो आंखें बंद करके बेटा हमेशा इन प्रीपोजिशन लगा के आना है। तो बिलीव के साथ इन भी आता है। कई बार आपको देखा होगा कि कई बार आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर किसी भी आर्टिकल्स को पढ़ते हो कि बिलीव के साथ कहीं पर इन मिलेगा और कहीं पर बिलीव के साथ कुछ भी नहीं मिलेगा। यही रीजन होता है, यही रीजन होता है कि कई बार बिलीव के साथ एग्जामिनर इन लगा देता है, कई बार हम बिलीव के साथ इन
नहीं लगाते। तो बिलीव ट्रांसटिव वर्ब भी होती है और इंट्रांसटिव भी होती है। ट्रांसटिव वर्ब तब होती है जब बिलीव का मतलब क्या होता है, किसी बात को क्या मान लेना भाई, सच मान लेना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई सबको? इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन आता है। ये बातें समझ में आ रही है? चलिए भाई अब आते बढ़ते हैं आगे। अब आगे स्टूडेंट अपना नेक्स्ट वर्ब कंटेन है, कंप्राइज है और कंसिस्ट है। इन तीनों वर्ब का मतलब भी सेम होता है। ये हमेशा ही इंक्लूजन को रेफर करने वाली वर्ब होती है। किसको भाई? इंक्लूजन को रेफर करने वाली वर्ब होती है। कैसी होती है भाई इंक्लूजन को रेफर करने वाली वर्ब? देखो समझते हैं इस बात को। मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके लिए, दे आर कंटेनिंग क्या सेंटेंस सही है? दे आर कंटेनिंग सम मेडिसिन। नहीं, कंटेन, कंप्राइज और कंसिस्ट ये हमेशा इंक्लूजन्स को रेफर करती है, मतलब ये स्टेट्स को रेफर करती है। तो इस वर्ब का आपने कभी भी क्या नहीं बनाना, कॉन्टिन्यूअस टेंस मत बनाना। यहाँ पर कंटेनिंग मत लिखो, यहाँ पर क्या आएगा, कंटेन्स आएगा, कंटेन आएगा, कंटेन आएगा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंटेन। लेकिन 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 अभी बात खत्म नहीं हुई है। कई बार एग्जामिनर कंसिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जैसे अभी हमें बिलीव से रिलेटेड डिस्कस किया था नहीं, तो कई बार जो एग्जामिनर है वो कंसिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है मैं आपको बताता हूँ। वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखना। दो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके लिए, दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन लिखता हूँ, इससे लिख देता हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, हिज डाइट consist dash fruit and ये मिल्क है भाई, लास्ट में फ्रूट एंड मिल्क। या मैं आगे लिख देता हूँ इस बात को अभी, फ्रूट एंड मिल्क कंसिस्ट डैश हिज डाइट। देखो भाई जो कंसिस्ट होता है स्टूडेंट, कंसिस्ट के साथ एग्जामिनर कई बार ओ प्रेपोजिशन भी लिख के देता है और कंसिस्ट के साथ कई बार एग्जामिनर इन प्रेपोजिशन भी लिख के देता है। कंसिस्ट के साथ ऑफ भी आता है और कंसिस्ट के साथ इन भी आता है। मैं अब इसका रीजन बताता हूं, आपने तो याद किया होगा, मैं अब रीजन बताऊंगा। इन आता, इन पढ़ा है, आज मैं ऑफ भी बता रहा हूं आपको। कंसिस्ट के साथ ऑफ भी आता है और साथ में मैं रीजन भी बता रहा हूं, जैसे इनका रीजन बताया। अब रीजन देखो, अब जैसे कि सभी स्टूडेंट को यहाँ पर क्या फील करना है, प्रीपोजिशन फील करना है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को लिखे रहने दो, एक दो छोटी छोटी बातें मैं आपसे पूछता हूं। कंसिस्ट का मतलब होता है इंक्लूजन। अभी डिस्कशन कंटेन है, कंप्राइज और कंसिस्ट है, ये हमेशा किसको रेफर करते हैं, इंक्लूजन को रेफर करते हैं। जैसे मान लो स्टूडेंट, मान लो कि टोटल है, ये कोई कंटेनर है, प्लेट मान लो, इस टोटल प्लेट को हम क्या मान लेंगे, इस टोटल प्लेट को हम मान लेंगे ए। क्या मान लेंगे भाई, ए मान लेंगे, ये ए है। और इस प्लेट के अंदर कुछ भी है, मान लो कि दही बड़ा है, मान लो कि भाई क्या है, गुलाब जामुन मान लो, और क्या मान लोगे मुंह में पानी आ गया क्या? तो दही बड़ा मान लो, गुलाब जामुन मान लो, और कुछ भी मान लो भाई, क्या नाम है, ठीक है। और मान ले कि ये है भाई दही बड़ा, ये दही बड़ा है, इस दही बड़ा को मैंने मान लिया एक्स। ये गुलाब जामुन है इस प्लेट के अंदर, इसको मान लिया मैंने वाई। और ये मान लेते भाई, ये क्या है, कचौरी मान ली क्या, इसको मान लेते हैं जेड। तो प्लेट, ये प्लेट क्या है, टोटल यूनिट है, ये ए है, और इसके अंदर जो भी है वो क्या है, एक्स वाई जेड है। इस बात को अगर मैं किसी को बोलना चाहूँ तो मैं इस बात को दो तरीके से बोल सकता हूं। इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं स्टूडेंट कि ए कंसिस्ट डैश एक्स वाई एंड जेड। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं स्टूडेंट, एक्स
y एंड z कंसिस्ट डैश ए। बोलिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर कंसिस्ट का मतलब हो टू इंक्लूड, क्या हो भाई? अगर कंसिस्ट का मतलब हो टू इंक्लूड, मैं यहां लिख देता हूं, अगर कंसिस्ट का मतलब हो स्टूडेंट, अगर कंसिस्ट का मतलब क्या हो? अगर कंसिस्ट का मतलब हो टू इंक्लूड, या फिर कंसिस्ट का मतलब हो टू बी इंक्लूडेड। तो कंसिस्ट के दो मतलब होते हैं, एक होता है टू इंक्लूड, एक होता है टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में कंसिस्ट का मतलब क्या है? इंक्लूड करना है या बी इंक्लूडेड है? मतलब ए इंक्लूड कर रहा है या ए के अंदर इंक्लूड है? तो यहां पर कंसिस्ट का मतलब है क्या है? टू इंक्लूड। और इस क्वेश्चन में एक्स वाई जी कंसिस्ट, यहां पर कंसिस्ट का मतलब क्या है? इंक्लूड है, बी इंक्लूडेड है? बी इंक्लूडेड है। क्योंकि इनको तो इंक्लूड किया जाएगा नहीं एक्स वाई जी को तो, और ये एक खुद इंक्लूड है। तो अगर इसका मतलब क्या हो? तो इंक्लूड हो, क्या हो भाई? इंक्लूड हो। तो इस केस में आपने इसके साथ लिखना है ऑफ प्रेपोजिशन। ये इस बात को ऐसे समझ लो, अगर स्टार्टिंग में आ जाए टोटल, जैसे ये प्लेट थी, इस प्लेट का नाम हमने क्या रखा था? ए। और ए अपने आप में, प्लेट अपने आप में क्या है? टोटल है। और जो ए बी सॉरी एक्स वाई जेड, ये क्या इस प्लेट के कंपोनेंट है कि नहीं? टोटल ए प्लेट टोटल थी और एक्स वाई जी के क्या थे? कंपोनेंट थे। इस बात को तुम ऐसे याद रख सकते हो, अगर स्टार्टिंग में लिखा जाए टोटल और बाद में लिखा जाए उसके कंपोनेंट, तो हमेशा कौन से प्रेपोजिशन का यूज करोगे? ऑफ। लेकिन स्टार्टिंग में लिखे जाए कंपोनेंट्स और बाद में लिखा जाए टोटल, तो हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन लिखोगे? कौन से लिखोगे स्टूडेंट्स? मैंने क्या बोला? स्टार्टिंग में है कंपोनेंट और बाद में है क्या? टोटल। तो कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? इन। स्टार्टिंग में है टोटल और बाद में उसके है कंपोनेंट, तो क्या आएगा? ऑफ। मेरी बात समझ में आई बस सबको? अब ये दो क्वेश्चन लिखे, इन क्वेश्चन का आंसर बताओ। दिस डाइट कंसिस्ट डैश फ्रूट एंड मिल्क। तो फ्रूट एंड मिल्क क्या हो गए भाई? कंपोनेंट्स हो गए डाइट के। अगर एक कंपोनेंट हो गए तो बाद में कंपोनेंट हो तो क्या आएगा? क्या आएगा? इन आएगा, ऑफ आएगा? ऑफ आएगा। लेकिन अगर पहले क्या हो उसके कंपोनेंट्स और बाद में टोटल हो तो क्या लिखोगे? बात समझ में आई? बेसिक की तरह मतलब, हाँ हाँ भाई, मतलब अलग, कंसिस्ट का मतलब अलग हो गया। एक का मतलब इंक्लूड करना होता है, एक खुद इंक्लूडेड होता है। अब समझ में आई बात को? यहां तक बताओ भाई, किसी प्रकार का कोई डाउट हो? अब आते हैं यहां पर, यहां तक सारा मामला सब क्लियर है भाई? अब आगे बढ़ते हैं। आगे वे का मतलब होता है स्टूडेंट बार होना। बार मतलब समझते हो? बाहर नहीं, बार बार, बी बै और बार। बार मतलब वजन होना। क्या होना? वजन होना। अगर एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा ओरली कि दिस मैन इज वेइंग ऑन दिस मशीन, ये इंसान क्या कर रहा है? अपना वजन कर रहा है। किस पर? इस मशीन पर। खड़े को वजन कर रहा हो भाई, है ना? तो अब ये सेंटेंस सही है गलत है? वे का मतलब बार करना होता है, मतलब कुल मिला के बात ये होती है, जो वे वर्ब होते हैं ये भी तुम्हारी स्टेटिव वर्ब होती है। कैसी वर्ब होती है भाई? ये स्टेटिव वर्ब होती है। कभी भी वी आर वेइंग लिखेंगे बेटे गलत हो जाएगा, वहां पर सिर्फ ये लिखो WEIGH वे, बस इतना ही यूज करना, मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस इसका मत बनाना। ठीक है? उसके बाद यहां पर है भाई सी है, फील है, स्मेल है, टेस्ट है, और हियर है, और नोटिस है। सॉरी नोटिस नहीं, सी है, फील है, स्मेल है। अब एक दो एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं इसमें भी। सी, फील, स्मेल, टेस्ट, हियर, इन पांचों वर्ब का मतलब सेम होता है, अलग अलग होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इन पांचों वर्ब का मतलब अलग अलग भी होता है और पांचों वर्ब का मतलब सेम भी होता है। पांचों वर्ब का सेम मतलब कब होता है? पांचों वर्ब का सेम मतलब तब होता है स्टूडेंट जब जब
सी फील स्मेल टच हियर का मतलब क्या हो, इसका मतलब हो नोटिस करना। इन पांचों वर्ब का मतलब नोटिस करना भी होता है। जैसे मान लो तुम देख रहे हो तो आप किस सेंस ऑर्गन का यूज कर रहे हो, आंख का। अगर आप किसी भी चीज को क्या करने लग रहे हो, सुनने लग रहे हो, तो आप किस सेंस ऑर्गन का यूज करने लग रहे हो, सेंस ऑर्गन का मतलब आप किस सेंस ऑर्गन से नोटिस करने लग रहे हो, किस सेंस ऑर्गन से नोटिस कर रहे हो भाई, आंख से। अगर आप किसी भी चीज को फील कर रहे हो तो आप किस सेंस ऑर्गन से नोटिस कर रहे हो, स्किन से। तो क्या समझ में आया कि पांचों वर्ब का मतलब सेम भी होता है, और पांचों वर्ब का सेम मतलब तब होता है जब इन पांचों वर्ब का मतलब क्या हो भाई, नोटिस करना हो। अगर इन पांचों वर्ब का मतलब नोटिस करना हो तो क्या इन वर्ब का कभी कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा, इन वर्ब का कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना अगर पांचों वर्ब का मतलब हो नोटिस करना। अब देखो यहां पर आते हैं, अगर मैं सी की बात करूं आपके साथ स्टूडेंट्स, सी की अपने मल्टीपल मीनिंग होते हैं। एक तो सी का मतलब देखना भी होता है, बताइए देखना होता है कि नहीं होता, आप बताइए, आप होता ही नहीं होता है। और एक सी का मतलब क्या होता है, मिलना भी होता है। आप बोलते नहीं सी यू लेटर, सी का मतलब मिलना भी होता है। और एक तीसरा मतलब कौन सा होता है सी का, क्या करना होता है, नोटिस करना। अगर सी वर्ब का मतलब कभी भी नोटिस करना हो तो इस वर्ब का कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस मत बनाना। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस लेगा स्टूडेंट, आई एम सीइंग नो एरर अब मुझे इस सेंटेंस को एक बार पढ़ के मुझे बताओ कि यहाँ पर सी का मतलब क्या है। यहाँ पर जो सी वर्ब लिखी इसका मतलब क्या, देखना है, मिलना है या नोटिस करना है। इस सेंटेंस में जो सी वर्ब लिखी है सी का मतलब देखना है, मिलना है या नोटिस करना है। एक बात बताओ, हम किन चीजों को देख सकते हैं जिनका अपना कोई फिजिकल फॉर्म हो। आप फैन को देख सकते हो, आप इस इलेक्ट्रिक बोर्ड को देख सकते हो, आप मुझे देख सकते हो, आप क्या नाम है सोमवीर को देख सकते हो भाई, क्योंकि हमारा इनका क्या है, फिजिकल फॉर्म है कि नहीं भाई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोल के आई एम सीइंग नो एरर इन दिस सेंटेंस, क्या आप कभी भी एरर को देख सकते हो। अगर देख सकते हो तो मुझे बुला देना भाई, चाय वगैरह ले लेंगे उसके साथ। किसके साथ, एरर के साथ। तो हमें पता है कि यहाँ पर सी का मतलब देखना नहीं हो सकता, क्या मिलना हो सकता है कि कल मैं एरर से मिला, एरर काफी ठीक था एरर क्या था, काफी सही था, और उसकी हेल्थ भी ठीक थी एरर की, और चाय वाय पी और वो अपने रास्ते निकल गया, मैं अपने रास्ते निकल गया। क्या क्या कभी ऐसा हो सकता है भाई, ना तो यहाँ पर सी का मतलब देखना हो सकता, ना यहाँ पर सी का मतलब मिलना हो सकता। तो यहाँ पर सी का मतलब क्या है, नोटिस करना। आपके सामने जो लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा हो, चाहे एरर की फॉर्म में हो चाहे फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में हो, तो वहां पर आप चीजों को नोटिस करते हो कि हाँ भाई यहाँ पर डू डज नहीं डू आना चाहिए, यहाँ पर हैव नहीं हैज आना चाहिए। आप उन चीजों को क्या करते हो, नोटिस करते हो। तो यहाँ पर सी का मतलब नोटिस करना है। अगर नोटिस करना है तो क्या इस वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा, बनेगा क्या, बनेगा। तो इन पांचों वर्ब का मतलब नोटिस करना भी होता है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। यहां तक बताओ भाई, यहाँ किसी प्रकार की गड़बड़ी हो, समझ में आए भाई यहाँ तक सारी चीजें। नो है, बहुत बार पढ़ चुके, नो है, वांट है, लैक वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। मीन है, लाइक करना, डिसलाइक करना, अभी डिस्कस किया था। रिजेंबल का मतलब होता है किसी के दूसरे जैसा होना, किसी के जैसा होना। अगर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं, ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर, कि वो उसके पिता की तरह दिखाई दे रहा है, तो रिजेंबलिंग का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना। तो मैंने सेंटेंस बोला ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर, क्या सेंटेंस सही है, तो क्या लिखना पड़ेगा, ही रिजेंबल्स लाइक हिज फादर। बात समझ में आया कि नहीं। ये डिपेंड है, अंडरस्टैंड है, फिट, शुड, प्रेफर, एग्जिस्ट, होप, एडोर, लव, हेट, एग्री, डिसएग्री, रिमेंबर, फॉरगेट, फॉरगिव। ध्यान में रखना है सारी सारी जो वर्ब बच गई नहीं, जो ये सारी सारी वर्ब बच गई, ये सारी वर्ब्स ध्यान में रखना है, स्टेटिव वर्ब होती है, ये हमेशा ये स्टेट को रेफर करती है। लव है स्टेट है भाई, मेंटल स्टेट, आप किसी से प्यार करते हैं किसी से नहीं करते, एक मेंटल प्रोसीजर है। एग्री होना, डिसएग्री होना, आपने कोई बात बताई, कुछ लोग एग्री होगी कुछ लोग डिसएग्री होगी, तो एक मेंटल प्रोसीजर है भाई, एक स्टेटिव वर्ब होगी, है ना। तो आपके सामने इनको छोड़ के जितनी वर्ब बची हुई हैं ये सारी की सारी कैसी हो भाई, ये सारी की सारी आपकी स्टेटिव वर्ब है।
कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। और इन वर्ब के आपने कभी भी क्या नहीं बनाने, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाने। लेकिन इसके अलावा जो मैंने आपको ज्ञान दिया ना, जो इन्फॉर्मेशन दिया, जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखने, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्या मेरी बात से सहमत हो? तो हम आज के लिए इतना ही रखेंगे भाई। मिलते हैं आपको कल की क्लास में। और वीडियो का आपका 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और हम मिलेंगे वीडियो की क्लास, सॉरी वर्ब की क्लास नंबर 4 में। तो आज के लिए इतना भाई। सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।